एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बेटे का नाम था रमेश, बहू का नाम था अनामिका। वो बहुत ही कंजूस थी, साथ ही बहुत ही अहंकारी थी और इन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी। रमेश अपनी माँ की बातों को बहुत मानता था, कभी उनका उल्लंघन नहीं करता था। एक दिन घर में शारदा कहती है, अरे अनामिका, घर इतना गंदा है, तुम उसे साफ करोगी कि नहीं? सिर्फ बैठे बैठे खाना ही नहीं है, थोड़ा काम धाम भी करना है। मैं नहाने जा रही हूँ, वापस आके घर साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही हो। मैंने घर साफ किया था सासू माँ, घर तो साफ ही है। मैंने जो बोला वही करो, बस अपना मुंह खोल के चबर चबर मत करो। अपनी सासू माँ का सम्मान करना सीखो। मैं नहाने जा रही हूँ, वापस आने तक साफ हो जाना चाहिए। ठीक है सासू माँ, मैं साफ कर देती हूँ। सासू माँ तैयार होकर आती है अपना नाश्ता करने के लिए। मैंने जैसा कहा था वैसे ही पकाया है ना? कुछ हेर फेर हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने जैसा कहा था वैसे ही पकाया सासू माँ, पड़ोस दूं क्या? तुम भी बैठ जाओ और साथ में ही खाओ, नहीं तो जो बचा कुचा रहेगा सब तुम खा जाओगी। मुझे भी तो पता रहना चाहिए कि तुम कितना खा रही हो। मुझे 6 पूरियां दो और तुम 1 पूरी लो, समझी ना? भूखकर जैसा मत खाओ। मेरे अनजाने में सब कुछ खा के मेरे घर को खाली मत कर दो। मेरा बेटा कितना मेहनत करता है और तुम घर पे बैठे बैठे भूखकर जैसे खाती हो। तुम अगर मुझसे ज्यादा खाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कम खाओ और ज्यादा काम करो, नहीं तो तुम्हें तो मेरा चंडी रूप के बारे में पता है ही ना। हाँ सासू माँ। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। वो कम खाना खाती है और घर का सारा काम करती है और वो कमजोर पड़ जाती है। एक दिन वो अपने पति रमेश से अपनी तकलीफों के बारे में बताती है। अजी, मुझे आजकल एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जी। अनामिका, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। रमेश अपनी पत्नी अनामिका को लेकर अस्पताल जाने लगता है। इस बीच शारदा आके उन्हें रोक लेती है। क्या बात है, अपनी पत्नी को लेके हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? क्या चाल चल के वो तुमको इस घर से दूर ले जा रही है? ये लड़की इस घर को कब्रिस्तान बना देगी। बोलो। माँ, तुम्हें बिना बताए मैं कहाँ जाऊंगा? अनामिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा था। ये बात मैं तुम्हें बताने आ ही रहा था, तब तक तुम ही आके पूछ ली। बहुत बड़ी कामचोर है, काम से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है और तुम भी बहुत महान हो, उसके हर बात पे सर हिलाए जा रहे हो। नहीं माँ, मैंने भी गौर किया है। आजकल अनामिका बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा अच्छा होगा अगर मैं उसे एक बार अस्पताल ले जाऊं। ठीक है बेटा, जब तुम कह ही रहे हो तो ले जाओ, पर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मत ले जाना, बेकार के पैसे खर्च होंगे। सरकारी अस्पताल में ले जाके दिखा लाओ। ठीक है माँ। रमेश अनामिका को सरकारी अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसकी परीक्षा करके बताते हैं कि अनामिका को कैंसर है। ये बात रमेश और अनामिका को पता चलते ही वो बहुत उदास हो जाते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। अजी, इस बारे में आप सासू माँ को मत बताइएगा, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है अनामिका, माँ को नहीं बताऊंगा। अनामिका और रमेश घर लौट आते हैं। उस दिन से जब भी अनामिका कुछ काम करती थी, रमेश बीच में आके उसे सहायता करने लगता था। शारदा को पसंद नहीं था रमेश का सहायता करना। एक दिन अनामिका कपड़े धो रही थी और रमेश उन्हें सुखा रहा था। खाना पकाने के लिए सब्जियां काट रहा था। फिर घर साफ सफाई के लिए वो बाल्टी में पानी भर के ले आके दे रहा था अनामिका को। इस तरह से वो बहुत मदद कर देता था, पर शारदा ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन रमेश शहर जाता है। शारदा उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कहने लगती है, अरे जादूगरनी, तुम मेरे बेटे को दवा खिलाई हो क्या? वो दिन भर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो तुम्हारा नौकर है? तुम ये सारी चीजें उसे कैसे करवा सकती हो? बोलो मुझे। सासू माँ, मैं उनसे काम नहीं करवाती हूँ, वो बस मेरी मदद कर देते हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अनामिका को पीटने लगती है और बहुत डांट फटकार लगाती है। सासू माँ के मारपीट की वजह से अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। सासू माँ वहाँ से चली जाती है। वो अनामिका की परवाह नहीं करती है। शाम हो जाती है। रमेश शहर से लौट आता है। वो आके देखता है अनामिका बेहोश होके पड़ी हुई है। अरे अनामिका,
क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? माँ, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? अगर वो बेहोश हो गई तो मुझ पे चिल्लाओगे तुम? रमेश अनामिका के चेहरे पे पानी छिड़कता है और उसे जगाता है। बाद में वो अनामिका के चेहरे पर चोट की निशान देखता है और वो समझ जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है, माँ, क्या आप इंसान हैं? आप भी तो एक महिला है। आपको दया नहीं आती? हाँ, अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ ऐसा ही करते? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। अब उसे क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो? बोलो। माँ, अनामिका को कैंसर है। उसने मुझे कहा था आपको नहीं बताने ताकि आपको बुरा ना लगे, इसीलिए नहीं बताया। माँ, अनामिका नहीं रहने वाली ज्यादा दिन तक। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, पर आप उसकी खुशी छीनकर उसे कष्ट दे रहे हैं माँ। बहुत दिनों तक मैंने सोचा आपको ना बताओ, पर आप इतना अत्याचार कर रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो माँ। रमेश की बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। उसे याद आने लगता है कि वो अपनी बहू को कैसे प्रताड़ित की। वो रोने लगती है और जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है। चिंता मत कीजिए सासू माँ, मेरी माँ के बाद आप ही है मेरी माँ जैसी। क्यों माफी मांग रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये कहकर अनामिका शारदा को गले लगा लेती है। उस दिन से सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश भी ये देखकर बहुत खुश होता है। रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक वयस्क महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। बेटे की शादी के बाद घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। ये देख के शारदा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने ही परिवार में बेटा बहू खुश नहीं है, ये देखकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन रमेश कहता है, अरे जब देखो तुम टीवी देखते रहती हो। तुम्हारा पति घर लौटा है, खाने के लिए पूछो, हालचाल पूछो, उल्टा तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दिन भर काम करती हूँ दासी की तरह। क्या हो गया अगर थोड़ी देर टीवी देख ही लिया तो? आपके पैसे डूब गए क्या? आपकी माँ कहाँ है? आपकी माँ दिन भर खाली बैठी रहती है। आप उन्हें खाना देने के लिए कह दीजिए। सांसें रोक के बस मेरे पे चिल्लाते हो। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें बस यही कहना आता है, तुम्हें तो अकल भी नहीं है। तुम मुझे कह रहे हो मैं अपनी बुजुर्ग माँ से काम करवाओ? तुम्हें करने को कहना कोई पाप नहीं है। ऐसा कहकर रमेश ने अनामिका को जोर से एक थप्पड़ लगाया। झगड़े की चिल्लम चिल्ली शारदा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई। शारदा अपने बेटे बहू के बारे में सोच सोच के चलने लगी। वो अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी। तब तक एक वाहन आके शारदा को धक्का मार के चला जाता है। एक्सीडेंट से शारदा के दोनों पैर टूट जाते हैं। उसे लगता है कि अब वो अपने बेटे बहू पर बोझ बन चुकी है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। माँ, अपने पैरों को लेकर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा सब। आज से तुम्हें घर पे रहकर अपनी माँ का सारा सेवा करते रहो। उनका देखभाल करना, घर का सारा काम काज करना। मैं इतना काम तो नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से अब आपकी माँ भी एक जुड़ गई है। कौन कहा था उन्हें बाहर जाने के लिए और अपने पैरों को तुड़वा के घर पे बैठ जाने के लिए इस तरह? अगर वो मंदिर के पास जाके बैठती ना तो लोग जाके भीख भी दे देते। छी, इंसान है कि क्या? थोड़ी भी अकल नहीं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्से में आके वो अनामिका को एक जोर से थप्पड़ लगाता है। तुमने क्या कहा? तुम मेरे सामने मेरी माँ के बारे में इतना कहोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कहा तो तुम्हारे सिंग निकल आए। तुम मुझे नहीं जानते, मैं मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ पे नौकरानी की तरह काम नहीं कर सकती हूँ। फिर से बेटा बहू को इस तरह से लड़ाई करते हुए देखकर शारदा का दिल बहुत उदास हो जाता है। वो दुखी होकर मन ही मन बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो घर पे अब बोझ बन के रह गई है। ये सोचकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शारदा के पैर टूटे होने के बावजूद वो अपना सारा काम करती है। उसकी बहू उसे सहायता नहीं करती और शारदा नहीं चाहती थी अपने बेटे को परेशान करे, इसीलिए अपना काम वो खुद करती थी। तभी एक दिन उनके घर एक सन्यासी आते हैं। स्वामी जी के सामने शारदा अपनी दिल की बात सब उन्हें बताती है। स्वामी जी, मैं बहुत उदास हूँ। हर दिन मेरा बेटा और बहू लड़ते हैं, पर मैं उन दोनों को रोक ही नहीं पाती कैसे भी। घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है स्वामी जी। मेरी जिंदगी तो कुत्तों के तरह हो गई है। मेरे परिवार को बदलने वाला कोई नहीं। ईश्वर भी हम पर दया नहीं कर रहे हैं। शारदा की ऐसी बातें सुन के स्वामी जी गहराई में सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद वो शारदा पे गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। इसकी वजह तुम ही हो। तुम ही इन सभी झगड़ों का जड़ हो। मैंने क्या किया स्वामी जी?
क्या मैं अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दूं? आप ही बताइए स्वामी जी। अतीत में अपने परिवार की भलाई के लिए, अतीत में तुमने अपने परिवार के भलाई के बारे में सोचा था और किसी देवी के समीप प्रसाद चढ़ाऊंगी कहा था, पर तुमने वादा नहीं रखा और भूल गई, जिस बात का तुम्हें ख्याल ही नहीं है, और इसे भूल जाने की वजह से आज तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। जब भी तुम अपनी देवी को ये प्रसाद चढ़ाओगी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जल्दी उन प्रसाद को हिमालय देवी को अर्पित करके आओ, देखना सब ठीक होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। स्वामी जी के ऐसे कहते ही शारदा को याद आता है कि उसने देवी को अर्पण करने की बात कही थी। वो रेंगते हुए पूजा कक्षा में जाती है। वो देखती है उस कमरे में देवी के लिए चढ़ावा रखा हुआ है। कैसे भी करके मुझे ये भेंट देवी माँ को चढ़ाना ही होगा। कुछ भी हो जाए, मुझे देवी माँ तक पहुँचना होगा इन भेंटों को लेकर। अब तो मेरे दोनों पैर भी नहीं है, लेकिन कैसे भी हो मुझे जाना ही होगा। इस बारे में मुझे अपने बेटे से कहना होगा, उससे पैसे लेके कल ही जाऊंगी। जब सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, शारदा को लगा यही सही वक्त है बात करने का। बेटा, कई साल पहले मैं अपने घर के शांति के लिए देवी माँ से मन्नत मांगी थी। अभी तक मैंने उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसीलिए हमारे घर में इतनी परेशानी हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ, कब तुम जाना चाहती हो? सोच रही हूँ कल ही जाऊं, पर जाने और वापस आने के लिए मुझे 10,000 रुपए लगेंगे। तुम अगर पैसे दे दो तो मैं जल्दी से जा सकती हूँ। अरे बाप रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पेड़ में उगते हैं क्या पैसे? तुम एकदम ज्यादा मत बोलो। तुम जब भी बोलती हो तभी कुछ गड़बड़ होता है। हजारों हजार रुपए पैसे बर्बाद होंगे और मैं कुछ ना बोलूं? जो भी मेरे घर को बर्बाद करेगा मैं जरूर बोलूंगी। यही मेरी जिंदगी है। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ और अंदर जाओ। जब उन दोनों में बातें हो रही थी, शारदा अंदर चली जाती है। वो बहुत सोचती है और देवी माँ को चढ़ावा चढ़ाने निकल जाती है। जो कुछ पैसे उसके पास थे वही लेके वो रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। फिर वो ट्रेन में सवार होके मंदिर तक पहुँच जाती है, पर मंदिर तक पहुँचने के लिए उसे और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो भीख मांगने लगती है। शारदा के दोनों पैर टूटे हुए देखकर लोग उन्हें सहायता करने के लिए पैसे देते हैं। उन्हीं पैसों से कैसे भी करके वो मंदिर तक पहुंचती है और ईश्वर को भेंट चढ़ाती है। वो घर लौट के नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वहीं रहने की परियोजना करती है। कुछ दिनों तक वो वहीं रहती है। एक दिन उसे एक बैग में भरे हुए हीरे मिलते हैं। वो बैग देखकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर बाद में वो सोचती है कैसे भी करके उस हीरे के बैग को वो अपने बेटे को लाकर देगी। इसीलिए वो घर के लिए रवाना हो जाती है। शारदा को हीरे के बैग के साथ घर लौटते देख अनामिका बहुत खुश होती है। सासू माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। आपके जाने के बाद मुझे समझ में आया घर में बड़े नहीं होने से कैसा लगता है। मैं गर्भवती हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपसे मैं ख्याल रखूंगी ताकि आज के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। सासू माँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये सब देवी माँ का मन्नत का असर है। मैं चाहती हूँ उनका आशीर्वाद सदा बने रहे। माँ, तुम्हारी बहू अब बदल चुकी है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम खुशी खुशी यहीं रहो माँ। शारदा के लाए हीरो की वजह से रमेश करोड़पति बन जाता है। रमेश अपनी माँ और पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है और सास बहू भी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।